हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की सीरीज जो चल रही है, जो पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन है। इसमें हम आज 5वें चैप्टर के तहत किसकी बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले परिवहन की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या था। परिवहन क्या था दोस्तों, परिवहन की बात करेंगे। परिवहन पढ़ने के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे व्यापार की भी बात करेंगे कि व्यापार का विकास कैसे हुआ। हम लोग यहाँ पर साक्षरता की बात करेंगे, साक्षरता की बात करेंगे। फिर हम लोग दोस्तों यहीं पर आज बात करेंगे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ। लेखन कला का विकास कैसे हुआ, लेखन कला का विकास कैसे हुआ। इन सारे चीज, छोटे छोटे चीजों पर आज हम चर्चा दोस्तों करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम देर ना करें और हम आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया में व्यापार का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, अभी अभी हमने आपसे ये बताया था कि व्यापार का विकास कभी भी लेन देन को लेकर के ही होता है। कहीं पर भी व्यापार का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, लेन देन। लेन देन यानी हम जब कोई, मान लीजिए कि ए वस्तु हमारे पास है और हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा है, और किसी के पास बी वस्तु है और वो भी उसके पास आवश्यकता से ज्यादा है, लेकिन उसके पास ए वाली वस्तु नहीं है और ए वाले के पास बी वाली वस्तु नहीं है, तो क्या करेगा, ए वाला अपनी वस्तु बी वाले को दे देगा, क्योंकि उसके पास अपने से आवश्यकता से ज्यादा है या है ही नहीं। और दूसरी चीज कि बी वाला जो वस्तु है वो ए वाले के पास नहीं है कोई चीज, तो ए वाले को दे देगा क्योंकि ए वाले को नीड है। और ऐसे में यहाँ का कोई वस्तु यहाँ जाता है और यहाँ का वस्तु यहाँ आता है। कई बार कि यहाँ की वस्तु यहाँ नहीं है और यहाँ कोई नई वस्तु है, तब भी हम मंगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वो नहीं है। और इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। और इसी में व्यापार का लेन देन शुरू हो जाता है। इसे ही हम व्यापार को ही लेन देन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कहिएगा कि सर यहाँ पर इसकी जरूरत थी, कैसे हुई। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि अभी हमने भौगोलिक स्थिति पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि उत्तर में क्या था, पशुपालन की व्यवस्था होती थी। पशुपालन यानी स्टेपी घास का मैदान था। दक्षिण में दोस्तों रेगिस्तान था और इसी रेगिस्तान में यहाँ पे दक्षिणी वाले इलाके में खेती होती थी, अर्थात यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर थे। लेकिन जो पश्चिम वाला ये क्षेत्र था, यहाँ पर तो कृषि भी नहीं होती थी और पशुपालन भी नहीं था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो धातु था। यहाँ पर क्या था, धातु उपलब्ध था। यहाँ पर दोस्तों खनिज उपलब्ध था। यहाँ पर दोस्तों पर्वत पठार उपलब्ध थे। ऐसे स्थिति में यहाँ पर पठार थे, पर्वत थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो दोस्तों इनके पास खाने पीने के लिए खाद्यान्न की वस्तु नहीं थी, खाद्यान्न नहीं था। अब जब इनके पास खाद्यान्न नहीं था, लेकिन इनके पास तो खेती होती थी, इनके पास तो कृषि था, और इनके पास कृषि था तो यहाँ पे खाद्यान्न की वस्तुएं थी, लेकिन इनके पास धातु नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों, धातु नहीं था इनके पास। यहाँ पर पत्थर नहीं थे, यहाँ पर बहुमूल्य धातुएं नहीं थी। तो ऐसे स्थिति में लेकिन इनको जरूरत तो था, धातु के रूप में लोहा की इन्हें जरूरत थी, अन्य चीजों की जरूरत थी। ये जरूरत तो इनको थी, लेकिन इनके पास नहीं था। इनके पास सारी चीजें थी, लेकिन इनके पास खाद्यान्न चीजें नहीं था, तो इन्हें भी तो जरूरत थी। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों यहाँ से ये कृषि की वस्तुएं जब यहाँ पहुंचा देते थे खाद्यान्न के लिए, और यहाँ से धातु की वस्तुएं लेकर के दोस्तों अगर यहाँ से ये चीजें लेकर के यहाँ चले आते थे कृषि के तौर पे, तो निश्चित तौर पे दोस्तों क्या हो गया, एक वस्तु यहाँ से गई और आई, और इस बीच में आने जाने के लिए जल मार्ग के रूप में फरात नदी जो थी, ये फरात नदी एक जल मार्ग का काम कर जाती थी। ऐसे ही स्थिति में मेसोपोटामिया में
व्यापार का क्या हो गया, विकास हो गया कि यहाँ की चीजें यहाँ आने लगी और यहाँ की चीजें यहाँ जाने लगी। रास्ते के तौर पे फरात नदी का हमने किस रूप में इस्तेमाल कर दिया, जल मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया। और ऐसे ही परिस्थितियों में दोस्तों व्यापार का विकास वहां पर हो गया। अब हमारे ख्याल से आपको व्यापार कैसे हुआ ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। कह रहा है कि तुर्की हो, ईरान हो या खाड़ी पार देश से महंगे आयात होते थे, यानी इन सब जगहों से हम आयात करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज थी वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में उपलब्ध नहीं था, और जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था ये चीजें यहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो यहाँ क्या नहीं था? तो कृषि जैसी उपज से होने वाली खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, और दक्षिणी मेसोपोटामिया में धातु नहीं था। तो इसीलिए हमें वो महंगे धातु आयात करना होता था, जैसे लकड़ी हो, जैसे तांबा हो, जैसे सोना हो, जैसे चांदी हो, जैसे सीपी हो, जैसे विभिन्न प्रकार के पत्थर, कपड़ा और कृषि उत्पाद से संबंधित मेसोपोटामिया के लोग निर्यात करते थे। यानी ये सारी चीजें ये लोग क्या करते थे? आयात करते थे। आयात मतलब होता है मंगाना, और कृषि से संबंधित जो चीज था उसको ये लोग क्या करते थे? निर्यात करते थे, यानी बेचना। तो आयात और निर्यात दोनों प्रक्रिया हो गई। इराक के पास खनिज संसाधन की कमी थी, तो वहीं खाड़ी के पास खेती की गुंजाइश बहुत ही कम थी। इस प्रकार व्यापारिक माल आवाजाही चलती रहती थी, यानी जो चीज नहीं था वो चीज दूसरे को पूरा करते थे, दूसरे वाले पहले को पूरा करते थे। और ऐसे कंडीशन में व्यापार के लिए सामाजिक संगठन का भी होना जरूरी हो गया। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे ही संगठन स्थापित करने शुरुआत कर दिए, और ऐसे प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? एक व्यापार का विकास हुआ दक्षिणी मेसोपोटामिया से पश्चिमी मेसोपोटामिया के बीच में फरात नदी के माध्यम से। जो यहाँ से खदान ऊपर गए और वहां से जो धातु नीचे आए, इन्हीं दोनों के आने और लेकर जाने की प्रक्रिया को व्यापार कहा गया, यानी आयात और निर्यात की शुरुआत हो गई। इससे बेहतर दोस्तों अब हम आपको क्या बता सकते हैं? निश्चित तौर पे आपको ये बात समझ में आई होगी। दक्षिणी मेसोपोटामिया शहरी मेसोपोटामिया था, यहीं पे शहर का विकास हुआ था, जहां पे पहली सभ्यता का विकास हुई थी, जिसे हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगला पाठ। अब कह रहा है कि लेखन कला। अब देखिए व्यापार से ही तो लेखन कला का विकास होता है। मान लीजिए कि कोई चीज है, यहाँ पर ए वस्तु है, इस ए वस्तु का क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। यानी ये ए वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं। तो लेकर आने जाने की प्रक्रिया में क्या होता है? कई बार हम उधार बाकी, व्यापार में क्या होता है? उधार भी चलता है और उधार बाकी नगद काम होते रहता है। ऐसे में जब हम उधार बाकी रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी सामान अगर हम रख देते हैं तो हमको याद रहता है, लेकिन ज्यादा उधार बाकी चलने लगता है तो वो चीजें याद नहीं रहता है, और नहीं रहने की वजह से जो उधार बाकी का सामान होता है इसको लिखने की जरूरत पड़ने लगती है। लिखने की जरूरत पड़ने लगती है। कौन लगती है? जो उधार बाकी हुआ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम कोई चीज याद नहीं रख सकते हैं कि कैसे वो हमारे पास याद रहे ना रहे, तो हम उसको डायरी में या रजिस्टर में, दुकानदारी में देखिएगा लोग लिखना शुरू करते हैं। शुरू शुरू में छोटी दुकान होती है तो बहुत लोगों को उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सामान लेन देन होता है वो मौखिक तौर पे भी याद रहता है। लेकिन धीरे धीरे वही जब व्यापार बढ़ने लगता है, वही दुकान का बिक्री बढ़ने लगती है, तो बाद में लिखने की जरूरत पड़ने लगती है। ठीक इसी प्रकार मेसोपोटामिया में भी शुरुआती दौर में व्यापार उतना नहीं था, तो लेखन कला का विकास नहीं हुआ। लेकिन आगे चल करके जब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा पश्चिम और पूरब के देशों के साथ,
दक्षिण के देशों के साथ और आगे उत्तर देशों के साथ भी होने लगा, खाड़ी पार देशों के साथ होने लगा। यहां तक कि मेसोपोटामिया का व्यापार तो हिंदुस्तान में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके साथ भी हमें मिलता है, साक्ष्य उसका कई प्रमाण मिलता है। तो जब इतना लंबा होने लगा तो निश्चित तौर पर लेखन कला का तो शुरुआत अनिवार्य बनता ही है। और ऐसे ही प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ पर लिखने की कला का विकास हुआ। और ये लिखने की कला का विकास जो यहाँ पर हुआ था, ये पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, पट्टिकाओं पर लिखा जाता था। अब आप कहिए अक्सर पट्टिका क्या होती थी, तो ये मिट्टी का एक पट्टिका होता था। किसका होता था? मिट्टी की पट्टिकाएं मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी। उसी पट्टिका को गीला करके आटे की तरह गुथ करके उसको धीरे धीरे थपथपा करके चौड़ा किया जाता था और उसी पे एक लिपिक होता था जो बैठ करके बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी उसे लिखता था। लिखना पढ़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि मेसोपोटामिया में कहा जाए तो 5000 अक्षर थे। 1 2 5000 चिन्ह थे। ये जो चिन्ह 5000 जिसको याद होगा वही आदमी तो बड़ी बेहतर तरीके से लिखने में सक्षम हो पाएगा। जिनको याद नहीं होगा दोस्तों वो बहुत बेहतर लिखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जिनको याद होता था वही लिख पाते थे। तो ऐसे में धीरे धीरे लिख पाते, इसलिए लेखन कला यहाँ पे बहुत कम विकसित हुआ था। अब चलिए तो लेखन कला का विकास कैसे हुआ आपने देख लिया कि व्यापार करने के दौरान जो उधार बाकी होता था उसी को लिखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये लिखे जाने लगे जिसे हम किलाक्षर लिपि के नाम से जानते थे। अब देखिए बोली जाने वाली ध्वनि को ही लिखने का जो संकेत होता है इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई, पट्टिका मतलब मिट्टी की होती थी, वह लगभग 32 ईसा पूर्व में पाया गया है। अब याद रखिएगा कितना, यानी 3200 ईसा पूर्व में पट्टिका मिली तो निश्चित तौर पे उस समय लिखने की कला हमारे यहाँ डेवलप हो चुका था। वैसे भी कहते हैं कि 5000 पहले वहां पर सभ्यता की शुरुआत हो गई थी। तो पहली पट्टिका कब मिली है? 3200 ईसा पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्या भी दी गई है। वहां पर बैलों का, मछलियों का और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है। कितना मिला है दोस्तों? 5000। अभी हमने बताया ना कि 5000 चिन्ह थे। इन्हीं चिन्हों को जिन्हें याद रहता था वही आदमी बेहतर तरीके से हड़प्पा में लिखने की कला जानता था। जिसको याद नहीं रहता था वो बहुत अच्छा लिखने में सक्षम नहीं था। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थाई हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। अभी हमने कहा ना कि जो हम व्यापार करते थे दोस्तों और इसी व्यापार में जो उधार बाकी होता था उसको लेन देन की जो अस्थाई जरूरत पड़ने लगी लंबा समय तक, तब जाकर के हमने क्या किया? हमने लिखने का काम शुरू किया। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग होते थे, उन्हें करने के लिए भी कोई लोग होते थे जिसे हम क्या कहते थे? लिपिक कहते थे। यही हमारे बातों को लिख करके रखते थे और जब वो पैसा उधार मिल जाता था तो मिट्टी की पट्टिका को बगल में फेंक करके तोड़ दिया जाता था और फिर उसका दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता था। और ऐसी ही परिस्थितियों में यहाँ पर लेखन कला और शहरी लेखन कला का विकास हुआ। इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर का नाम भी लेखन कला है और शहरी जीवन इसी के लिए डेवलप हुआ, इसलिए पहली बार हुआ, इसलिए लेखन कला और शहरी जीवन इसका नाम पड़ गया। मेरे ख्याल से दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे आसान अब क्या बताया जा सकता है? जो मैंने कोशिश की आपको बता दिया। अब कह रहा है किलाक्षर यानी क्यूनिफॉर्म। यहां पर जो लिपि लिखी जाती थी उस लिपि का नाम क्या था? किलाक्षर लिपि था। कील के आकार का होता था, छोटा होता था, इसी का हम प्रयोग करते थे लिखने के लिए। जैसे ये मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी और ये गीली होती थी, इसी गीली में ऐसे ही एक क्या होता था? एक छड़ी टाइप का होता था, उसी से अलग अलग चिन्ह बना बना कर हम क्या करते थे? लिखते थे। ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ,
ऐसे कर करके ऐसे ऐसे चिन्ह बैल कुछ, आज हमारे जैसे व्हाट्सएप में मोची होता है ना, मोजी, उस टाइप से चिन्ह बना बना करके हम जो लिखते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम पट्टिका बोलते थे। इसी पट्टिका पर लिख करके हम कामों को अपना याद रखते थे। और इसके लिखने के लिए हम किलाक्षर लिपि हम क्या करते थे, लेखन का प्रयोग करते थे। कह रहा है कि यह लातिनी शब्द क्यूनियस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटी, और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार है। आकार यानी छोटा आकार से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे आकार से मिलकर के ये बना होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, किलाक्षर लिपि के नाम से जानते हैं। अब लेखन प्रणाली, लिखने की प्रणाली जो है यहीं से शुरुआत होती है। लिखने के लिए कि कब, तो कैसे, तो राजा महाराजा अपनी उपलब्धियां भी लिखवाते थे। राजा जो होते थे वो अपने बारे में अपनी उपलब्धियां भी लिखवाते थे और बेहतर तरीके से चीजों को लेकर के चलते थे। कई बार अन्य चीजें भी लिखी जाती थी, तो लेखन प्रणाली भी यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो गया। राजा महाराजा मंदिरों में हिसाब करने के लिए, अन्य चीजों पर धीरे धीरे पूरे शहर में लेखन कला का विकास होने लगा और उसके बाद से चीजें आगे बढ़ने लगी। कह रहा है कि जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह अकेले एक व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे अंग्रेजी में वर्णमाला एम होता है, ए होता है, लेकिन अक्षर होते हैं ना, ठीक अंग्रेजी में भी PUT पुट या IA इन लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक जो लिखते थे, सैकड़ों चिन्ह सीखने उन्हें पड़ते थे और उसे गीली पट्टी यानी मिट्टी की पट्टी पर उसे सूखने से पहले लिखना पड़ता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनि को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान उपलब्धि माना जाता था। क्या माना जाता है? एक महान उपलब्धि माना जाता था कि कोई भी दृश्य जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको कैसे हम ला करके यहाँ पे रख देते हैं, इसी को महान उपलब्धि के तौर पे माना जाता था। और इस प्रकार से दोस्तों ध्वनि का भी विकास हुआ। इसके बाद दोस्तों आती है साक्षरता, कि क्या मेसोपोटामिया के लोग सभी लोग पढ़े लिखे थे? नहीं, सभी लोग मेसोपोटामिया में सभी लोग मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि लिखना पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था। जिनको भी, अगर मान लीजिए कि जिनको भी 5000 ये जो चिन्ह होता था, ये 5000 चिन्ह अगर याद होगा वही न लिखेगा जी, वही लिखेगा। और इसके लिए भी लिखेगा, और इसके लिए भी क्या होना चाहिए, उसे बड़ी ही फुर्तीला होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। फुर्तीला स्वभाव का होगा, जल्दी जल्दी लिखने वाला होगा, तो सूखने से पहले फटाफट उसे लिख करके काम निपटा देगा। इसलिए साक्षरता मेसोपोटामिया में कम ही पाया गया है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। तो देखिए ना, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। इनमें ना केवल प्रतीकों का या चिन्हों की संख्या सैकड़ों थी, बल्कि अधिक पेचीदा भी था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशासित पूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का भी उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को ही दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र जैसे किताब एक स्रोत माना जाता था और इसी स्रोत से लिखने का काम शुरू होता था। इस प्रकार दोस्तों हमने लेखन कला, व्यापार, साक्षरता,
ठीक है। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की, जो सब ये क्वेश्चन या तो एमसीक्यू के हैं या छोटे छोटे 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इससे और आसान तरीका से क्या बताया सकता है, आप हमें सलाह दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हम इसको और आसान तरीके से कैसे बताएं। अगर और बेहतर आसान हो सकता है तो मैं इसे और बेहतर करूंगा। अगर आप कहें कि मैं केवल समझा दूं तो मैं बहुत बेहतर समझा भी रहा हूं, समझा भी दूंगा, लेकिन मैं जानबूझ के सोचता हूं कि कई बार व्यक्ति को बोली हुई बातें सुन तो लेता है लेकिन नोट्स बनाने में उसे सहूलियत नहीं होती है। इसीलिए हम नीचे में इसमें क्या करते हैं, उसी बातों को शब्दों में भी लिख देते हैं ताकि आप ऊपर बेहतर से समझ जाएं और नीचे बेहतर से लिख लें और आपका एक नोट्स बन जाए। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन की क्लास देता हूं तो बच्चे मुझे यही सलाह देते हैं और यही प्रक्रिया हम कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं कि हम पहले उस टॉपिक को बेहतर तरीके से बोर्ड पे समझा देते हैं और फिर दोबारा उसे हम ऑफलाइन में लिखवा देते हैं। जो ये तरीका बच्चों को काफी पसंद आता है और यही तरीका मैं अपने ऑनलाइन की क्लास में भी करता हूं। धीरे धीरे आप लोगों को अगर बात आएगी समझ में तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच में जमकर शेयर करिएगा। और अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बड़ी मायने रखता है, मनोबल बढ़ता है। और एक बात अगर कर सकते हैं तो जरूर करिएगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो किस एरिया से वीडियो देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप दूर से वीडियो देखते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में काफी सहूलियत आएगी, मनोबल बढ़ेगा ताकि आप दूर से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।